प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का गायत्री शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो कल हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का अध्याय नंबर 3 पढ़ रहे थे, नियोजित विकास की राजनीति, जिसमें हमने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक चली। तो ये तो वित्त वर्ष होता है भारत का, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी उस पर कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसका जो मॉडल था वो हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी जो 56 के बाद में शुरू हुई, 56 से 1 अप्रैल 56 से, तो उसमें हमने पढ़ा था वो पीसी महालनोबिस, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उस पर उद्योगों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। अब आज हम जो प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर वर्तमान में जो 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन सी जो पंचवर्षीय योजनाएं कब तक चली और राजनीतिक कारण से कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं थी जो समय से पहले पूर्ण हो गई, उसको पंचवर्षीय को 1 वर्षीय योजना में बदल दिया गया। कौन सी में? 1 वर्षीय योजना में बदल दिया गया। क्यों बदला गया? क्योंकि आपको पता है कि प्रति 5 वर्ष बाद चुनाव संपन्न होते हैं। तो चुनाव में राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए क्या करती हैं? अपने हिसाब से योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। तो उन्होंने कई योजनाओं को अपने राजनीतिक लाभ के लिए या उनका श्रेय लेने के लिए क्या किया, उनको समय से पहले उस योजना को बंद कर दिया और उसको 1 वर्षीय योजना में परिवर्तित कर दिया। तो देखो इसमें हम लिखते हैं भारत में तीसरा पार्ट नंबर कौन सा? तीसरा चल रहा अपना। भारत में वर्तमान में कौन सी 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है? कौन सी चल रही है? वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। अब तक 12 पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी है। यानी वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। अब तक 12 पंचवर्षीय योजना पूर्ण या संपूर्ण हो चुकी है। तो अब देखो 12वीं जो योजना थी, योजना मतलब पंचवर्षीय योजना, पूरा भी लिख सकते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक था, क्योंकि ये पूर्ण हो चुकी है। तो देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था, अब आपको पता है कोई भी योजना वो 1 अप्रैल से शुरू है, क्योंकि 1 अप्रैल से भारत का वित्त वर्ष प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। तो 1 अप्रैल 2012 से शुरू हुई, तो ये तो हमें पता है कि 1 अप्रैल शुरू होगी तो 31 मार्च, ये तो सब में कॉमन है। अब 12 में 5 वर्ष जोड़ देंगे तो 17 तक चली है। तो 12 और 5 17 तक चली। अब 31 मार्च 2017, तो 31 मार्च के अगले दिन क्या आ गया? 1 अप्रैल आ गया। तो 1 अप्रैल आते ही अगली पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब कब? 5 साल बाद। अब ये 1 साल तो हमेशा आएगा। 1 अप्रैल तो 13 में भी आया था, 14 में भी आया था, तो वो समाप्त थोड़ी हो गई। नहीं, 5 साल बोल रहे हैं हम। तो 5 साल बाद में जब 1 अप्रैल आएगा तो 1 अप्रैल जैसे 2012 से 31 मार्च 1 कंप्लीट हो गया।
फिर 1 अप्रैल आते ही इस साल इस पंचवर्षीय योजना का ही दूसरा साल आ जाएगा, फिर इसका ही तीसरा और इसका ही चौथा। फिर बाद में जैसे ही 5 साल हो गए तो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये पंचवर्षीय थी, 5 वर्ष की थी। फिर 1 अप्रैल जैसे 2017 आ गया, 31 मार्च था तो अगले दिन 1 मार्च आ गया। अब यहाँ 2017 है तो 17 से लेकर इसमें 1 अप्रैल से शुरू हो गई 2017, फिर वही 31 मार्च, अब 17 में 5 जोड़ देंगे 22 तक। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना चल रही है, 13वीं चल रही है। अब इसका कार्यकाल आप कोष्टक में भी लिख सकते हैं, कार्यकाल 1 अप्रैल, ये नीचे भी लिख सकते हैं। मान लो यहाँ आपकी जगह नहीं छोड़ी हो तो हम आगे लिख लेते हैं। तो देखो आगे लिखते हैं हम, वर्तमान में जारी 13वीं पंचवर्षीय योजना, 13वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 2017 से वही 31 मार्च, ये तो सब में कॉमन 1 अप्रैल 31, अब 5 साल की है तो 17 और 5 22 तक है। तो ये अब वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब तो इसमें याद रखने के लिए आप आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? अब क्रम वाइज जब 1 से लेकर आप 12 तक आए तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो ऐसे बीच में याद रख लिया आप। जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 2012 में, ऐसा याद रख सकते। 12वीं कब हुई थी? 2012 में। तो 12 में कब होगी? 1 अप्रैल से, ये तो सब में बराबर है। तो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2012 और 5 17, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। आगे देखिए आप, पंचवर्षीय योजनाओं का कालक्रम। पंचवर्षीय योजनाओं का कालक्रम यानी समय अवधि। अब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे कि पंचवर्षीय जो योजनाएं थी, प्रथम कब आई, दूसरी कब आई, तीसरी, तो वर्तमान तक इसको हम पढ़ेंगे। तो देखो, हमने कल पढ़ा था कि जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 1951 से। तो हम एक लाइन में एक ही लिखेंगे, 1 अप्रैल 1951 से कितनी मार्च? 31 मार्च 1956 तक। 51 और 5 56। तो देखो आगे लिख देंगे फिर, प्रथम पंचवर्षीय योजना। कौन सी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अब देखो दूसरी लाइन में लिखेंगे, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, वही 1 अप्रैल तो सब में आएगा। अब सन की जगह हम क्या करते जाएंगे? 1900 अप्रैल आ गया या मार्च आ गया, फिर 1956 से 31 5 51 5 56। फिर देखो 1900, एक लाइन में एक ही लिखेंगे, 56 से लेकर कब तक? 1956 और 5 61, 1961 तक कौन सी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय, अब इसको भी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पंचवर्षीय योजना। फिर आगे देखो, वही 1 अप्रैल से 31 मार्च 1961 से लेकर 66 तक। कौन सी? 61 और 5 66। 1966 तक कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। आगे देखो, अभी 66 के बाद में 67 68 और गुणंतर, ये 3 लगातार क्या थी? इसको वार्षिक योजना बना दी गई। कौन सी योजना? वार्षिक योजना।
तो आगे लिखेंगे हम अगली लाइन में वही अप्रैल, ये तो आएगा 1966 से, अब 66 यहाँ आ जाएगा, 1966 से लेकर 1967 या डायरेक्ट हम 69 तक भी लिख सकते हैं। 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, ये 3 क्या थी, वार्षिक योजनाएं थी। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 66 से लेकर 69 लिख लें आप, एक जगह भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन तीनों का एक एक साल था। 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, इस प्रकार से याद रखेंगे। लेकिन इसको लिख के एक साथ लेते हैं हम। ये तीनों क्या थी, वार्षिक योजनाएं। क्या थी, ये 3 वार्षिक योजनाएं थी। ये वार्षिक योजनाएं, वार्षिक मतलब एक एक साल की थी। 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, ये 3 वार्षिक योजना बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, वार्षिक योजना बोलेंगे। इसको पंचवर्षीय योजना नहीं बोलेंगे। बाद में देखो गुणंतर आ गए यहाँ। अब गुणंतर के बाद में देखिए आगे 1969 से लेकर 74 तक, 69, 70, 4, 74, 5 जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो जाएगी कौन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, देखो बाद में हम एक बार इसको रिपीट करके समझ लेंगे लास्ट में। अब यहाँ पर देखो 5 साल कंप्लीट चली 69 से 74, ये कौन सी थी, चौथी पंचवर्षीय योजना। फिर आगे देखो 1974 से 1978, 1978 ये कौन सी थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा 74, 5 कितने होते हैं, 79 होते हैं, लेकिन यहाँ 78 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना समय से 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई थी। तो देखो आगे लिख लेंगे हम, आगे लिखेंगे हम 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसी के नीचे लिख लेंगे हम जो हमने 1978 लिखा था, यहाँ से अपने हिसाब से लिख लेंगे आप, कि ताकि आपको याद रहे कि यहाँ 78 क्यों आया। तो इसके नीचे लिख लेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल की थी। कितने साल की थी, 4 साल की थी। इसको रेखांकित कर लेंगे, क्योंकि यानी पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती, लेकिन ये 4 साल की क्यों थी, क्योंकि 5वें वर्ष में यानी अंतिम वर्ष में मरु विकास कार्यक्रम चलाया गया था। मरु विकास यानी मरुस्थल का विकास, जो डेजर्ट एरिया है उसका विकास, डेवलपमेंट के लिए मरु विकास कार्यक्रम चलाया गया था। अब देखो यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो समय से 1 साल पहले पूर्ण हो गई थी या समाप्त कर दी गई थी। तो आप बताएंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना जो समय से 1 साल पहले पूर्ण हो गई थी। बोलेंगे पंचवर्षीय क्योंकि 5 साल के लिए बनी थी, लेकिन चली कितने साल, 4 साल। क्यों चली, क्योंकि इस समय सरकार ने क्या किया, मरु विकास कार्यक्रम चलाया था। तो ये यहाँ पे हिंट हो गया। ऊपर मैंने लिख दिया था 66 से लेकर 69 तक कौन सा हो गया, वार्षिक योजना। 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। आगे देखो फिर 78 से शुरू करेंगे, क्योंकि समय से 1 साल पहले समाप्त कर दी गई थी। फिर अगली लाइन से जो हम पूर्व में लिखते आ रहे थे वही अप्रैल, 1 अप्रैल, एक लाइन में एक लिखेंगे 1978, 78 से वही मार्च 1979। ये कौन सी थी, वार्षिक योजना। कौन सी थी, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये वार्षिक योजना थी। इसको पंचवर्षीय नहीं बोलेंगे, वार्षिक योजना मतलब 1 वर्ष की योजना सरकार द्वारा लागू की गई। फिर देखो 78 के बाद 79 से 80, 1
1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1979, फिर 31 मार्च के बाद में क्या जाएगा 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 80 तक, फिर वही 1980 तक, एक साल हो गए ना, 78 79 से 80। ये भी कौन सी थी, वार्षिक योजना। कौन सी थी, वार्षिक योजना। आगे देखो 1980 जो 80 था, 80 से 85, ये 5 साल की हो गई। 1980 से वही 31 मार्च 80 5 85। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। 85 में ये कौन सी योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये 5 साल की थी, पंचवर्षीय योजना थी ये। कौन सी थी, पंचवर्षीय योजना थी। ये वार्षिक थी है ना, ऐसे इंट कर लेंगे इनको। आगे देखो 80 के बाद 85 से 90, ये सब में आएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 80 से ये यहाँ 85 आएगा, 85 से 90 मार्च 31 मार्च 1990 तक। ये कौन सी थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि ये 5 साल चली। आगे देखो फिर 90 के बाद में 92 तक, 90 91 92, फिर वापस कौन सी आ गई, वार्षिक योजना। 1990 से 91, फिर 91 से मार्च यानी 31 मार्च 1992 तक, दोनों कौन सी थी, वार्षिक योजनाएं। कौन सी थी, वार्षिक योजनाएं थी, वार्षिक योजना। और ये भी कौन सी, वार्षिक योजना। अलग अलग न लिखिए आप, एक जगह भी याद रख सकते हैं। 90 से 92, तो 2 साल हो गई ना। 90 मतलब 1 अप्रैल 90 से 31 मार्च 91 तक, फिर वापस 1 अप्रैल 91 से 31 मार्च 92 तक, तो एक साल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। 90 से 92 2 साल हो गए, तो 2 साल की क्या हो गई, 2 वार्षिक योजनाएं हो गई। ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सुविधा के हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे। आगे देखो 1992 से रेगुलर है 97। अब 1900 वही 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1992 5 97 से। अब कौन सी आएगी, 7वीं के बाद में। ये तो वार्षिक थी, तो इसको पंचवर्षीय में नहीं गिनेंगी, तो 7वीं के बाद में 8वीं पंचवर्षीय, 1 वर्षीय नहीं थी, 5 वर्ष की थी, पंचवर्षीय योजना। आगे देखो 92 5 97। अब 97 के बाद वही 1 अप्रैल 1997 से वही 31 मार्च 97 में 5 जोड़ देंगे हम, और 2002 आ जाएगा। 2002 में कौन सी, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। फिर देखो वही अप्रैल 2002 से लेकर वही 31 मार्च 2007, 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो जब रेगुलर देखो, फिर वही 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2007 5 12। इसमें कौन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। और ये तो 1 अप्रैल 31 मार्च तो सब में आएगा। अब 7 5 12। अब देखो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। अब इसमें कोई बीच में वार्षिक योजना नहीं थी, तो अब ये 97 92 के बाद में सब रेगुलर है, याद रख लेंगे। 92 तक, 90 से 92 तक 2 वार्षिक योजनाएं थी, 90 से 91, 91 से 92। बाद में देखो 92 के बाद में सारी जो पंचवर्षीय योजनाएं वो रेगुलर है, 5-5 वर्ष की है, क्योंकि इसमें राजनीतिक उतार चढ़ाव नहीं आया। इस कारण से पूरी योजनाएं
पूरे 5 साल चली, जिसमें वार्षिक योजनाएं नहीं बनाई गई। अब देखो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017, 12 और 5 17, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। अब देखो बीच में आप याद रख सकते हैं, जैसे मान लो आपको 11 ले ले तो 12वीं कैसे याद रखें, सीधा सा ये देखो यहाँ आप याद रखेंगे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, 2012 में। बिल्कुल सीधा याद होने लायक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, 2012 में। अब आपसे कोई 11वीं पूछ ले तो इससे 5 साल पीछे चले जाएंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से शुरू हुई थी, मतलब 1 अप्रैल शुरू 1 अप्रैल से होती है, तो 1 अप्रैल 2012 से शुरू हुई, 17 तक चली। अब आपसे कोई 11वीं पूछ ले तो आप क्या करेंगे, 12 में 7 निकाल देंगे तो 11वीं आ जाएगी। 12 में 5 गए तो 7। अब 7वीं अगर ये याद है तो आप रेगुलर निकाल सकते हैं, 7वीं में 11 आ जाएगा। फिर 7 में से 5 निकाल देंगे तो 2002 में कौन सी थी, 10वीं शुरू। लास्ट वाले अंक से नहीं देखेंगे, इधर वाले अंक से देखेंगे। 12वीं 2012 में शुरू हुई थी तो 17 थोड़ी देखेंगे, 12वां वाला देखेंगे हम, तो 12 में 12वीं थी तो 11वीं कब होगी, 5 कम कर देंगे 7। फिर 7 से पहले कौन सी थी तो 2 कम कर देंगे तो 10वीं आ जाएगी। 12 इधर कम करेंगे 5 साल तो इधर एक एक योजना कम होती जाएगी, 10वीं। फिर 97 में कौन सी थी, 9वीं। इसे हम याद कर लेंगे कि बीच में हमें याद रखना पड़ेगा 2012 में कौन सी थी, 12वीं। अब देखो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 तक कौन सी 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है नहीं, ये वर्तमान में है अब 13वीं। अब ये 31 मार्च 2022 तक चलेगी, अभी 2021 चल रहा है तो 31 मार्च 2022 तक ये चलेगी। फिर आगे 1 अप्रैल 2022 से अगली पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाएगी। ये रेगुलर है लास्ट वाली। आगे देखो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुपात, ये लिख लिया हमने। अब एक लाइन छोड़ के लिख लेंगे हम, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुपात 3:2 लगातार। आगे लिखेंगे वार्षिक योजनाओं का, ये तो थी पंचवर्षीय, इसके नीचे लिखेंगे वार्षिक, जो 1 साल की थी। वार्षिक योजनाओं का अनुपात, ये भी कितना था, वही 3:2:2। अब देखो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। पंचवर्षीय योजनाओं का कालक्रम पढ़ रहे थे, 1 अप्रैल सब में याद रखना। 1951 आपको सबसे पहले याद होना चाहिए, कई बार 51-52 में कन्फ्यूज हो जाते तो आपको 1951 याद रखना है। 1952 में तो क्या हुए थे, प्रथम चुनाव हुए थे, वो प्रश्न अलग है। पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी, तो ये तो सब में कॉमन है, 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च तक चलती है, और सन में हम 5 साल जोड़ते चले जाएंगे। तो देखो 51 से 56 तक चली पंचवर्षीय, दूसरी 56 से 61 तक चली और 61 से 66 तक। 3 तो रेगुलर है, इसको ऐसे याद रख लेंगे हम। 3 क्या थी, ये तो रेगुलर थी 3, यहाँ से लेकर 66 तक, 1 2 3 66 हो गए ना। यहाँ तक रेगुलर थी ये, 61 से 56 से लेकर 66। अब देखो 66 से लेकर गुणंतर तक 3 वार्षिक योजनाएं, यानी 66 से 67, 67 से 68, 68 से गुणंतर, तो ये 3 वार्षिक योजना थी। ये कौन सी थी, वार्षिक योजना। आगे देखो गुणंतर से ये फिर रेगुलर 4थी पंचवर्षीय योजना 74 तक ये हो गई। फिर देखो 5वीं 74 से 78 याद रखना, 74 में गुणी ऐसी नहीं, 78 74 से 78 ये कौन सी थी, 5वीं। अब ये समय से 1 साल पहले पूर्ण हो गई थी, इसको इंट कर लेंगे। यहाँ पे इंट क्यों किया गया, क्योंकि ये समय से 1 साल पहले क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। तो यहाँ प्रश्न क्या बनता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है वो समय से पहले 1 साल पहले पूर्ण हो गई थी, इसको इंट कर लेंगे विशेष में। 74 से 78, 74 से 79 होनी चाहिए थी, जारी तो 79 के लिए हुई थी, लेकिन इसको पूर्व में समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इस समय क्या चलाया गया था, मरु विकास कार्यक्रम। ठीक है,
फिर 78 के बाद में 79 और 80 दो हो गए ना वार्षिक योजना। 78 के बाद में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक बार दिमाग में फीड करना आपको। 66 से गुणंतर 3 वार्षिक योजनाएं बनी। फिर बाद में हमने पढ़ा कि 78 तक, यहाँ हमने पढ़ा 74 से गुणंतर के बाद गुणंतर से 74 पूरी 5 साल हो गई। फिर 74 से 4 साल ही गिनी हमें 78 तक, 79 की बजाय 78 तक 1 साल कम पहले की समाप्त कर दी गई। फिर 78 के बाद में हमें क्या याद रखना है, 80। 78 से 80 अर्थात 78 गुणी 80 80 एक साल की योजना। 80 से देखो फिर 85 तक रेगुलर है। 80 से 85 पूरी 5 साल तक चली तो ये 6वीं में काउंट होगी। फिर 85 से 90 ये 7वीं, तो 80 के बाद में 90 तक 10 साल हो गए ना। तो योजना कितनी 5 साल तो रेगुलर थी ये 2 योजनाएं, 80 से 85, 85 से 90 ऐसे याद रख लेंगे। अब उतार चढ़ाव कहाँ आता है, 90 से 92, 90 से 95 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 90 से क्या है, या 90 से 92 है, ये याद रखेंगे। 90 से 92 याद रख लेंगे। 90 से 91 अर्थात 1 अप्रैल 90 से 31 मार्च 91, फिर 1 अप्रैल 91 से 31 मार्च 92, तो 2 गई ना। तो 90 से 92 याद रख लेंगे। एक वर्ष की पंचवर्षीय योजना, 2 साल की नहीं, एक वर्ष की, या तो पूरी 5 की होगी या एक वर्ष की। फिर देखो 1992 से हमें रेगुलर याद रखनी है। 90 से 92 एक साल हो गई। फिर यहाँ से आपको बिल्कुल याद करने में आसानी रहेगी। 8वीं पंचवर्षीय कब थी, 92 में। 12वीं 12 में थी, तो 8वीं कब थी, 92 में। इसके से भी आप याद रख। फिर यहाँ से रेगुलर है 92, 5, 97, महीना वही है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 97 में 8वीं। फिर 97 से 2000 इसमें 5 जोड़ेंगे 9वीं, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, ये 10वीं, 7 और 5 12, 11वीं, 12 और 5 17, 12वीं पंचवर्षीय योजना किस में हुई थी, 12 में। इसको आप हिंट कर सकते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो इसको याद रख सकते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 में। अब 11वीं पूछे तो आपको रेगुलर याद ना करके आप क्या करेंगे, अगर आपको यही यहाँ पर हिंट याद है कि 12वीं में थी, तो 11वीं पूछ ले तो आप क्या करेंगे, इसमें 5 साल कम कर देंगे। 10वीं पूछ ले तो इसमें 10 साल कम कर देंगे, तो 12 में 10 गए तो 2002 आ जाएंगे। ऐसे अपने हिसाब से आप रटना नहीं है, आपको याद समझ कर याद करना है। फिर 13वीं पूछे तो 12 में थी, तो 12 और 5 17 पूरी चली 17। अब 13वीं पूछे तो 12 में 5 जोड़ेंगे हम, 12 और 5 17 पूरी, इसको कंप्लीट करेंगे। फिर 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22 तक चलेगी। ये योजनाओं का अनुपात दोनों में कॉमन 3:2:2, और ये वार्षिक योजना का अनुपात है। आगे देखिए, मुख्य विवाद क्या लिखेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, मुख्य विवाद। मुख्य विवाद इसमें लिखेंगे हमें मुख्य विवाद में विकास से यानी डेवलपमेंट से जुड़े 2 मुख्य विवाद या प्रश्न निम्न प्रकार से उठे। निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखा है, निम्न प्रकार से उठे। नंबर 1, कृषि बनाम उद्योग। और दूसरा क्या था, एक लाइन में 1 भी लिख सकते हैं, जगह तो 2 भी लिख सकते हैं। तो कृषि बनाम का मतलब होता है वर्सेज जिसको हम बोलते हैं, या खिलाफ जिसको हम बोलते हैं, कृषि बनाम उद्योग। दूसरा है निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट जिसको हम कहते हैं, निजी क्षेत्र बनाम या विरुद्ध, बनाम का मतलब विरुद्ध, सार्वजनिक क्षेत्र, तो नीचे भी आप लिख सकते हैं। कृषि बनाम उद्योग का प्रश्न विवाद, और निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट क्षेत्र, और सरकारी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का विवाद। तो इसमें हम पहला कौन सा पढ़ेंगे, कृषि बनाम उद्योग। कौन सा पढ़ेंगे हम, कृषि बनाम उद्योग। पहला लिखेंगे हम
कृषि बनाम उद्योग। इसमें लिखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो दूसरी पहली कौन सी थी, 51 से 56 और 56 से 61 तक। तो लिखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति, कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था। तो कृषि कौन सी में थी, पहली में, क्योंकि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 51 से 56 तक, उसमें कृषि को प्रमुख विषय शामिल किया गया था। द्वितीय में क्या था, उद्योग था। तो कृषि बनाम उद्योग, क्योंकि पहली में तो क्या थी, कृषि, दूसरी में उद्योग को बढ़ावा दिया गया। तो इसमें विवाद का विषय क्या था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 5 साल बाद में आई, तो उसमें कृषि के विकास को महत्व नहीं दिया गया। किसको महत्व दिया गया, उद्योग को। ये हमने पढ़ा भी था कि पहले में कृषि को हेराल्ड मॉडल के तहत, दूसरे में उद्योग को, जो भारी उद्योग है उनको महत्व दिया गया अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। तो उसमें कौन सा था, उद्योगों को शामिल किया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि को महत्व नहीं दिया गया। इस योजना के दौरान इस योजना के दौरान, कौन सी योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, कौन सी, इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण, यानी कृषि की तरफ ध्यान कम दिया गया। उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को इलाका यानी क्षेत्र, इलाकों को चोट पहुंची, अर्थात नुकसान उठाना पड़ा या धक्का लगा। क्योंकि जो प्रथम पंचवर्षीय 5 सालों तक तो कृषि में सुधार कैसे किया जाए, कृषि को बढ़ावा कैसे दिया जाए, या किसान की जो हालत है वो कैसे सुधारी जाए, उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, उद्योगों को बढ़ावा देना। तो इसमें जो कृषि क्षेत्र था उस पर कम ध्यान दिया गया। इस कारण से इसका प्रभाव ग्रामीण इलाकों पर विशेष रूप से पड़ा, क्योंकि ग्रामीण भारत में अधिकतर लोग किस पर निर्भर हैं, कृषि पर निर्भर होते हैं। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट इसी का दूसरा, इधर पहला पॉइंट लिख लेंगे आप, कृषि बनाम उद्योग में पहला तर्क ये था, पहला पॉइंट इसका। दूसरा देखो, कृषि क्षेत्र का विकास करने वाले कृषि क्षेत्र का विकास करने वाले विद्वानों का तर्क था कि इससे देश आत्मनिर्भर बनेगा। यानी आत्मनिर्भर मतलब अपने आप पर निर्भर, यानी किसी दूसरे पर निर्भर या आश्रित न रहने वाला। क्या हो गया, आत्मनिर्भर मतलब अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं करने वाला। तो इससे देश आत्मनिर्भर बनेगा एवं किसानों की दशा में सुधार होगा, किसानों की दशा में सुधार होगा, किसानों की दशा में सुधार होगा। यानी जो कृषि के क्षेत्र में विकास करना चाहते थे, तो ये विद्वान ये कहते थे कि उद्योग की बजाय कृषि पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी ज़्यादा, तो उसको खाने के लिए हमें जो अनाज है वो आयात न करना पड़े। भारत में इतना अनाज उत्पादित कर लिया जाए कि उसे दूसरे देशों से आयात न करना पड़े। हम खाद्यान्न के मामले में क्या बन जाएं, आत्मनिर्भर बन जाएं।
और कृषि पर ध्यान देने से क्या होगा, जो किसान है उनकी दशा में या मतलब उनकी स्थिति में क्या होगा, सुधार होगा। जबकि औद्योगिक विकास का समर्थन, जबकि औद्योगिक विकास का समर्थन करने वालों का, जबकि औद्योगिक विकास का समर्थन करने वालों का तर्क था या उनका कहना था या उनका मानना था कि औद्योगिक विकास से यानी कृषि की बजाय उद्योगों पर ध्यान दिया जाए। यानी ये दो पक्ष हो गए, एक तो ये कह रहा था कि भी कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, दूसरा क्या कह रहा था, उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो कृषि वाला तो हमने पढ़ लिया कि कृषि वाले विद्वानों ने तो क्या कहा कि इससे देश आत्मनिर्भर बनेगा और किसानों की दशा में सुधार होगा। कब होगा, जब कृषि पर ध्यान देंगे तब। लेकिन अब हमारा टॉपिक क्या था, कृषि बनाम उद्योग। अब जो उद्योगों को ज़्यादा महत्व दिलवाने वाले जो लोग थे वो क्या कह रहे थे कि औद्योगिक विकास से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यानी सरकार बड़े बड़े उद्योग स्थापित करेगी, उसमें हज़ारों या लाखों लोगों को क्या है, रोज़गार मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता है। लेकिन उसको कच्चा माल पहुंचाने वाले, फिर जो उद्योगों में जो तैयार माल उनको बाज़ारों तक पहुंचाने वाले ने, इससे उद्योगों से कई लोगों को क्या होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा। कृषि की बजाय उद्योगों में ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। ये कौन कह रहे थे, जो औद्योगिक विकास का समर्थन करते हैं। तो रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे तथा देश में बुनियादी सुविधाएं बढ़ेगी। बुनियादी मतलब मूलभूत बुनियादी सुविधाएं बढ़ेगी। तो एक तरफ तो एक पक्ष तो ज़्यादा सरकार से कह रहा था कि कृषि क्षेत्र में ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए, दूसरा पक्ष ये कह रहा था कि उद्योगों में विशेष ध्यान देना चाहिए। दोनों के अपने अपने अलग तर्क भी थे। जो कृषि क्षेत्र में वाले तो क्या कह रहे थे कि अगर पंचवर्षीय योजना है तो उसमें कृषि क्षेत्र का अभाव था, तो इसमें क्या है कि ग्रामीण लोगों को चोट पहुंचेगी। दूसरा तर्क उन्होंने ये दिया कि विद्वानों ने ये दिया कि इससे जो देश है वो आत्मनिर्भर बनेगा, किससे, अगर कृषि क्षेत्र में सरकार ध्यान देती है और किसानों की दशा में भी सुधार होगा। जबकि उद्योगों का समर्थन करने वालों ने क्या कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश में जो बुनियादी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो क्या होगी, बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट देखो आप, 30वें नंबर पे देखेंगे हम चौधरी चरण सिंह, जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह किसी किसानों का नेता भी कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन का मतलब हमने पढ़ा था प्लानिंग, नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित मतलब अच्छी तरह से सोच विचार कर एवं दमदार या जोरदार तरीके से उठाई। तो जो चौधरी चरण सिंह थी उसे किसानों का नेता कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र यही मुख्य बिंदु या सरकार का जो मुख्य जो फोकस है वो ध्यान है वो किस पर होना चाहिए, खेती पर होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस बात को पुरजोर तरीके से
उठाया किसने? चौधरी चरण सिंह ने। तो पहला विवाद तो ये था कृषि बनाम उद्योग का विवाद। और अब हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा अपना जो पॉइंट चल रहा था नंबर 2, ये रेड के पेन से लिख लेंगे, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, यानी प्राइवेट क्षेत्र। निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें देखो भारत देश ने विकास की मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये हमने पूर्व में कल वाले वीडियो में पढ़ा था। भारत ने विकास की मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था भी इसको बोल सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया था। इस तरह के मिले जुले मॉडल की आलोचना, आगे लिखेंगे, इस तरह के मतलब मिला जुला, इस तरह के मिले जुले मॉडल की आलोचना मतलब उसमें कमी निकालना या उसमें उनकी निंदा करना या इसके गुण दोष बताना। आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी, दक्षिणपंथी एवं वामपंथी, ये राजनीतिक धड़े हैं, वामपंथी दोनों खेमों से हुई। वामपंथी दोनों खेमा यानी गुट, दोनों खेमों से हुई, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है, किस प्रकार है? नंबर 1, यानी भारत ने जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो मॉडल अपनाया था, तो ये जो मिला जुला मॉडल है, इसकी दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों धड़ों ने, यानी दोनों खेमों ने या दोनों गुटों ने जो निंदा की है, जो इस प्रकार है। तो नंबर 1, योजनाकारों ने, यानी योजना बनाने वालों ने, योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को, यानी प्राइवेट क्षेत्र, निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी है। क्षेत्र को पर्याप्त जगह है नहीं दी है। ये कौन कह रहे हैं? दक्षिणपंथी और वामपंथी धड़े। और निजी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, यानी प्राइवेट क्षेत्र को, निजी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई उपाय किया गया है। और निजी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। तो देखो इसको दोबारा समझेंगे। पहली आलोचना क्या है इसकी? जो दक्षिणपंथी वामपंथी जो धड़े हैं, उन्होंने क्या कहा कि योजनाकारों ने, मतलब जो योजना बनाई गई है पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, तो योजना बनाने वालों ने निजी क्षेत्र और मतलब प्राइवेट क्षेत्र को इसमें पर्याप्त जगह नहीं दी है। मतलब सरकारी जो सार्वजनिक क्षेत्र उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बढ़ाने के लिए कोई पर्याप्त उपाय भी नहीं किया गया है। इस प्रकार से उनकी आलोचना की गई इन पंचवर्षीय योजनाओं की। दूसरा देखो, इसमें दूसरा उनका जो आलोचना थी, उन्होंने क्या कहा कि सरकार ने अपने नियंत्रण में ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत यानी आवश्यकता से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुएं रखी है,
ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुएं रखी है अपने नियंत्रण में जिसमें सरकार का हस्तक्षेप होगा। इससे भ्रष्टाचार एवं अकुशलता बढ़ी है। अकुशलता बढ़ी है। दूसरा क्या है कि सरकार ने अपने नियंत्रण में यानी अपने कंट्रोल में आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को रखा है जिस पर फैसला केवल सरकार ही कर सकती है। तो इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा प्रशासन में और अकुशलता बढ़ेगी, पारदर्शिता नहीं रहेगी। तीसरा था विशाल सार्वजनिक क्षेत्र। विशाल यानी बड़ा, सार्वजनिक मतलब जिसको हम सरकारी क्षेत्र कहते हैं जिस पर नियंत्रण सरकार का होता है, जिनका मैनेजमेंट सारा कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। तो विशाल सार्वजनिक क्षेत्र ताकतवर निहित स्वार्थों को खड़ा किया है, स्वार्थों को खड़ा किया है एवं इन हितों ने निवेश के लिए, हित नहीं बोलाई, हितों ने निवेश के लिए, निवेश मतलब किसी भी उद्योग के लिए धन खर्च करना, उसे उसमें पूंजी इन्वेस्ट करना, निवेश के लिए लाइसेंस तथा यानी कोई भी उद्योग धंधे उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइसेंस की, लाइसेंस तथा यानी अनुमति प्रमाण पत्र तथा परमिट की प्रणाली खड़ी करके या लागू करके निजी पूंजी की यानी जो पर्सनल है पूंजी की राह में रुकावट अटकाई है, रुकावट अटकाई है। और अंतिम आलोचना है कुछ आलोचकों का कहना था कि सरकार ने शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की एवं निजी क्षेत्र को यानी प्राइवेट सेक्टर क्षेत्र को मुनाफा कमाने में, मुनाफा यानी लाभ, मुनाफा कमाने में मदद की है। अब कुछ लोगों ने इस हिसाब से इनकी आलोचना की, ऊपर हमने पढ़ा इसने विशाल जनसंख्या क्षेत्र व ताकतवर निहित स्वार्थों को खड़ा कर दिया है एवं इन हितों ने निवेश के लिए कौन सी प्रक्रिया, लाइसेंस तथा परमिट की प्रणाली खड़ी करके, यानी कोई भी व्यक्ति निवेश करना चाहता है, कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसे सरकार से उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा या परमिट लेना पड़ेगा, जो निजी पूंजी की राह में रुकावट या अटकल पैदा करता है, उससे जो सार्वजनिक क्षेत्र वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा। अंतिम था कि कुछ आलोचकों ने यह भी कहा कि सरकार ने शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में कम ध्यान दिया है, खास धनराशि खर्च नहीं की है, ये निजी क्षेत्र को मुनाफा कमाने की में मदद की। यानी उसने खुद ने तो क्या किया, सरकार ने अपनी जो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र में कुछ खास नहीं किया है और
धनराशि खर्च नहीं की है, और इससे क्या होगा, जो निजी क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर है उनको अधिक लाभ कमाने में उनकी इनडायरेक्ट रूप से उनकी सहायता की है, क्योंकि जब सरकार इनकी तरफ शिक्षा की तरफ चिकित्सा की तरफ कुछ ध्यान नहीं दे रही है तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी तरफ लोग बढ़ेंगे पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनको ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सरकार इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। इस प्रकार जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनका दक्षिणपंथी और वामपंथी धड़े ने क्या किया, इनकी निंदा की है, या उनमें जो कमियां थी वो दोष थे उनको गिनाए हैं। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है, वामपंथी विचारधारा क्या है ये पढ़ेंगे, और भूमि सुधार के बारे में पढ़ेंगे कि सरकार ने भूमि सुधार के बारे में कौन कौन से कदम उठाए हैं। हरित क्रांति, या पहले कभी 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, हरित क्रांति जो कृषि से संबंधित है, जो 66-67 में लागू की गई थी MS स्वामीनाथन के द्वारा। और हरित क्रांति से गेहूँ जो चावल है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई उत्पादन में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।